प्रिपरेशन करते करते थक गए, अभी शुरुआत हुई है, मन नहीं करता। हम्म। अ, मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है, स्पेशली पढ़ने का। और आई विश जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ किसी ने मुझे बताई होती जब मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है ना? एग्ज़ाम खुद डिफ़िकल्ट नहीं है, सिलेबस डिफ़िकल्ट नहीं है। इसी एग्ज़ाम का नहीं, सिर्फ़ यूपीएससी का भी या किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो हुआ होता है ना, जो सपने हमने देखे होते हैं, उनसे डर लगता है ना? अगर नहीं हुआ तो क्या? तो वो सोचने जो आपका प्लान बी सोच के आप बैठे हो, प्लान बी, प्लान सी सबका होगा। कुछ एक का नहीं होता, बोले नहीं मेरे को तो यही करना है वरना नहीं करना, है ना? डील कैसे करना है? हाइज़ एंड लोज़ आते हैं पढ़ाई में, कभी पढ़ाई होती है, कभी नहीं होती है। एक टाइम टेबल सेट सेट कर रखा है, वीक टेबल सेट कर रखा है कि ठीक है मुझे इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाता है उस दिन अच्छा लगता है, लेकिन किसी कारण से जिस दिन कंप्लीट नहीं होता उस दिन बहुत डिप्रेसिव फील होता है, बहुत ज़्यादा लो फील होता है ना? तो उससे डील कैसे करना है ना? मुझे किसी ने नहीं बताया था। और लास्ट इंटरव्यू स्टेजेस तक पहुँच के भी जब मैं क्लियर नहीं कर पाई एग्ज़ाम्स को ना, तो फिर आई जस्ट थ्रू इट ऑल अवे। और वो नेगेटिविटी आपको नहीं लानी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं रिग्रेट करती हूँ, बट हाँ, कभी-कभी यूँ महसूस होता है कि शायद मैं एक चांस और ले लेती और शायद मैं ये नहीं सोचती जो मेरे दिमाग में उस वक़्त आया था और कब काश मुझे कोई ये चीज़ बता देता। तो मैं आज आपके साथ में ना 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी जो आप फ़ील कर रहे हैं या बहुत जल्दी करने वाले हैं। उनको डील कैसे करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये 100% स्टूडेंट्स फेस करते हैं और ऐसा नहीं है कि है ना बहुत ज़्यादा स्कूल में अच्छे मार्क्स लाए हुए स्टूडेंट्स ने कभी फेस नहीं किया, है ना? सब पेपर में पढ़ते हैं, जो टॉपर्स वगैरह होते हैं या फिर जिनके इंटरव्यूज़ अपन देखते हैं कि स्कूल में मेरे तो सिर्फ 65% मार्क्स आए थे, मैंने तो सिर्फ 12th में है ना ऐसे ही मार्क्स लिए थे, मैं तो सिर्फ पास ही हो पाया था या हो पाई थी एंड नाउ आई एम अ रैंक होल्डर। तो वो कैसे हो जाता है? वो अपने हाइज़ और लोज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, वो अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है? वो सिलेबस को मैनेज कर पाते हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये उनको पता होता है। अब कोई बताता है या वो खुद एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम की जो तैयारी है ना, ये प्रिपरेशन, ये बहुत बोरिंग और बहुत थका देने वाली है, बहुत ज़्यादा, है ना? और मैं नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, ये सच है, मैं आपसे सिर्फ सच ही बोलने आई हूँ आज। मेरे को कोई बिल्कुल भी कोई है ना डिमोटिवेट करने वाला कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके मन में आ रहा है ना कि यार ये बोरिंग है, यार ये बहुत स्लो चल रहा है, यार इसकी क्या ज़रूरत है, मैं क्यों पढ़ूँ इसको, क्या अहमियत है इस चीज़ की, ये सारे आर्ग्यूमेंट जब आपके माइंड में आते हैं ना, तो वो इसी कारण से आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पर्पस है, वो पर्पस है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का। क्या पर्पस है? उनको चाहिए ऐसे लोग जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हों, हर टाइप की सिचुएशन मैनेज करना जानते हों, हर टाइप की सिचुएशन से डील करना जानते हों एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हों या एटलीस्ट उनको असिस्ट करना जानते हों, ठीक है? वो तभी पॉसिबल है जब आप हर टाइप की चीज़ पढ़ें। ओके, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ और ये आरपीएससी में भी अप्लाई होता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें भी अप्लाई होता है, ये सिर्फ आरएस एग्जाम के लिए नहीं है। इनफैक्ट आप एसएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी अप्लाई होता है, पीएसआई के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी अप्लाई होता है। जितने लोग होते हैं उतनी परेशानियां होती हैं, ठीक है? कोई भी दो रैंडम लोगों को आप उठाओ और उनसे पूछो कि आपको लाइफ में अगर कुछ चेंज चाहिए तो क्या चाहिए, उन दोनों के आंसर्स 100% अलग होंगे, प्रोवाइडेड वो दोनों अनजान लोग हों, स्ट्रेंजर्स हों, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। यू ट्राइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम या पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, आप ऐसे ही लोगों से डील करने वाले हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जिनका उनको सोल्यूशन चाहिए। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो उन प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे किया जाए, और इसीलिए हर टाइप के सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, हर टाइप के कल्चरल इश्यूज, न्यूआंसेस की जानकारी होनी चाहिए, आपको सोशल इश्यूज की जानकारी होनी चाहिए। नॉट ओनली दैट, आपको नेचुरल चीज़ों की भी जानकारी, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं अपन ज्योग्राफी में, व्हाई डू यू नीड टू स्टडी दोस? एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, व्हाई डू यू नीड टू स्टडी दोस? आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, राजस्थान का पढ़ते हैं, इंडिया का पढ़ते हैं, व्हाई डू यू नीड टू स्टडी दोस? बिकॉज यू कम अक्रॉस पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं और जिनसे वो डील करवाना चाहते हैं। आप आरएस एग्जाम में पास हो जाते हैं, आपकी बांसवाड़ा या डूंगरपुर पोस्टिंग होती है, वहां पर ज्यादातर क्या है, ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल लॉज चलते हैं, उन्हीं से मैनेज होता है, डायरेक्ट गवर्नर के अंडर में भी कुछ कुछ एरियाज आते हैं, राइट? वहां पर कोई इशू हो जाता है, उनसे आप कैसे डील करोगे? आपकी पोस्टिंग जयपुर हो जाती है, इट्स अ फेयरली अर्बन एरिया, राइट? वहां पर कोई इशू आता है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो आपने लॉजिक लगाया था वो यहाँ काम नहीं आएगा। वो इसीलिए काम नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की रिक्वायरमेंट्स, यहाँ की कल्चरल न्यूआंसेस, यहाँ के सोशल इश्यूज डिफरेंट हैं दूसरी जगहों से।
राइट। और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, आपको सब कुछ आता हो, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन सब कुछ आता हो। और ये चीज़ बना देती है इस एग्ज़ाम को एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला। किसी भी इंसान के, किसी भी लोग व्यक्ति के फेवरेट सब्जेक्ट्स या इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स, एक या दो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आपको ज्योग्राफी पसंद है, आपसे हिस्ट्री नहीं होगी, राइट। ये चीज़ें, क्योंकि जिस दिन आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपने ज्योग्राफी कर ली, आपको बहुत पसंद है, आपने शौक शौक में ज्योग्राफी तो कर ली, लेकिन हिस्ट्री भी तो पढ़नी है ना। जब आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो होगा, बहुत ज़्यादा उसको थकाने वाला बना देगा आपको, है ना। इट्स एग्जॉस्टिंग। ये चीज़ मैनेज करनी ज़रूरी है, और ये चीज़ मैनेज होगी आपके टाइम से। आप किस टॉपिक को कितना टाइम दे रहे हैं और कैसे टाइम दे रहे हैं। अगर बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके बीच बीच में उठाओ। एट द सेम टाइम उसको कोई 2 हफ्ते तक मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूं, वो उसके साथ मत करो। जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है, या जो सब्जेक्ट आपके लिए स्लो है, या जिस सब्जेक्ट में आपकी जानकारी बहुत कम है, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, या बहुत बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करना पड़ रहा है, आपको अपना टाइम उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ज़रूरी है इसकी सिलेबस दिया हुआ है, बहुत एग्जॉस्टिव दिया हुआ है। मैं पहले गलत सिलेबस शेयर कर गई थी, बट मैंने अब लेटेस्ट सिलेबस शेयर किया है। आरएस ओनली की वेबसाइट के ऊपर आपको सिलेबस मिलेगा, और आरपीएससी की वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिलेगा, लेटेस्ट सिलेबस मिलेगा 2024 का। आपको वो पढ़ना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवाइड करना है। सिलेबस आपको आइडिया दे देगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, मेरी एक बुक लिस्ट की वीडियो है, कहाँ से पढ़ना है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। मेरी एक करंट अफेयर्स की भी सोर्सेज की वेबसाइट वीडियो है, उस पर मैंने बहुत डिटेल में बताया कि किस टाइप की न्यूज़ कहाँ से सोर्स करनी है, उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, हर चीज़ को इससे रिलेट करके देखो। ये लिमिट नहीं है, लेकिन ये बिगिनिंग है। इससे आपको एक मार्जिनल एरर, एक तरह से माइंड बन जाएगा आपका कि मुझे क्या करना है, कितना करना है। क्वेश्चंस इसके बाहर से आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, ये ट्रू है, लेकिन इससे आपको एक फेंस मिल जाएगी, एक फेंस्ड एरिया मिल जाएगा। जैसे खेत के चारों तरफ हम फेंसिंग करवाते हैं ना, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि खेत के बाहर यहाँ पे कोई पेड़ नहीं लगाया होगा, लगा दिया, बाहर लगा दिया अपन ने, लेकिन फेंसिंग करने से अपन को क्या पता चल गया कि ये मेरा एरिया है, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस एरिया को मैनेज करना है, राइट। वही सेम चीज़ आपकी सिलेबस पे लागू होती है। सिलेबस को लर्न कर लो, वर्ड बाय वर्ड ना ऐसे ही, लेकिन सिलेबस का एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक पे, ये यहाँ पे इस सब्जेक्ट के लिए ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, और इससे आपको आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे आए थे, है ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे आए थे, क्या उनका मार्कअप था, कितनी फ्रीक्वेंटली कोई टॉपिक क्वेश्चंस में आ रहा है। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए नहीं, आई मीन प्री एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके मेंस के लिए भी है। कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको फ्रीक्वेंटली आरपीएससी, यूपीएससी, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, वो फ्रीक्वेंटली उन टॉपिक्स को टच करते हैं, क्योंकि उन टॉपिक्स में फ्रीक्वेंटली या तो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, या फिर कोई ना कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर किसी ना किसी कारण से वो न्यूज़ में रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर्स का पार्ट है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज आपको आइडिया देंगे कि इस सिलेबस को आखिर डील कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। आर्ट मैं पूरा लिखती हूँ, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ठीक है ना, फेयर्स, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस एंड हिस्ट्री। ये आपका टॉपिक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपके प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, इसका कंप्लीट पेपर है, राइट। वेरी गुड। कम से कम नहीं तो 25 से 30% क्वेश्चंस मेंस प्री के इस एक सब्जेक्ट में से आते हैं। पर मैम मेरे को ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं राजस्थान बोर्ड का स्टूडेंट नहीं हूँ, या उसकी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने कभी ये सब नहीं पढ़ा है, मेरे लिए बिल्कुल नया है, आई एम अ वेरी बिगनर इन दिस टॉपिक, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, इसको ब्रेक करो, ये दोनों एक साथ पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इसमें आपके फोर्ट्स आएंगे, पैलेसेस आएंगे, जो टेम्पल्स हैं, नक्काशियाँ वगैरह हैं, कौन सा कहाँ से इंस्पायर्ड है डिज़ाइन, ये सब आएगा। ठीक है, फिर ये पढ़ो, आपकी सारी बुक्स वगैरह इसमें आएंगी, है ना। मतलब एग्जाम की बुक लिस्ट नहीं, जो राजस्थान हिस्ट्री की जो बुक लिस्ट है, जो बुक्स हैं, किस हिस्टोरियन ने कौन सी बुक लिखी, उसका क्या टॉपिक है, उसके अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके टोटल एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों एक साथ यहाँ पर लिटरेचर निकालो। फिर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स एक साथ पढ़ो, राजस्थान के फेयर्स, फेस्टिवल्स, ये सब एक साथ पढ़ो। पुष्कर फेयर से लेकर, सम फेयर से लेकर, तीज, गणगौर, सब पढ़ डालो। ठीक है, इन्हीं के साथ में अब आप लोक देवता पढ़ो, लेकिन इनके बीच में गैप रखो। मतलब पहले ये टॉपिक पढ़ा, अब 10 दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, एक वीक कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, फिर ये उठाया वापस से, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, फिर वो राजस्थान का लिटरेचर पकड़ लेंगे अपन पूरा, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों एक साथ।
उसको पढ़ने के बाद में उसको 5-6 दिन दो, 1 हफ्ता दो, उसके बाद में ये टॉपिक पकड़ो, लेकिन इन दोनों के बीच में कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन किसी और अपने फेवरेट टॉपिक को, किसी अपने फेवरेट सब्जेक्ट को उठा लो, ताकि आपको हाइज एंड लोज को मैनेज करने का मौका मिले। ओके, लैंग्वेजेस जो कि राजस्थान में डायलेक्ट्स है ना, डायलेक्ट्स हैं, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढारी है, ये जो डायलेक्ट्स हैं आपके राजस्थान की लैंग्वेजेस के पार्ट में, यहाँ पर इसको पढ़ना है। ये इनका एवोल्यूशन, इनका जोन, इनका इसी के साथ में टूरिस्ट सर्किट पढ़ लो। मैं आपको बहुत बड़ी आइडिया दे रही हूँ। टूरिज्म सर्किट जो है राजस्थान का, बहुत कुछ लैंग्वेजेस और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के साथ में पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। जो नॉ टूरिज्म सर्किट है ना, वो सारे यहाँ निकाल लो, ये आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक के साथ ही लगते हैं सारे के सारे। टूरिज्म सर्किट बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी, जो आप मैप में देखेंगे ना, राजस्थान का फिजिकल मैप निकालो, पॉलिटिकल मैप निकालो और उसके अंदर प्लेस करो, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी आपकी लैंग्वेजेस वाली जोन से मिलेगी आपको, ठीक है। और फिर राजस्थान की हिस्ट्री एज ए रिविजन इन तीनों के साथ में कर डालो, लेकिन अगेन इन तीनों के बीच में, इन चारों टॉपिक्स के बीच में ब्रेक्स दो, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पिक करो, सो दैट ये बोरिंग ना रहे, है ना। और इसको पढ़ने का क्राइटेरिया आपके PYQs रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे आप, मॉक टेस्ट देखोगे अपने सारे के सारे, ठीक है। और जो पहले एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्री एंड मेंस बोथ, ओके, उनके हिसाब से इसको पढ़ो, है ना। आई कैन बेट ऑन दिस, आप किसी टॉपर से भी बात करो, किसी भी एग्जाम के टॉपर से बात करो, वो मैक्सिमम 90 से 95, और मैं 95 बहुत ही लूज फिगर दे रही हूँ, बहुत ही आसान फिगर दे रही हूँ, ज़्यादातर इतना ही सिलेबस कवर कर पाते हैं, इससे ज़्यादा सिलेबस ही कवर नहीं होता, बाहर से पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और यही आपका असली गेम होता है। अगर आपने इतना सिलेबस किया है ना, यू आर ऑलरेडी इन द क्रीम ऑफ द कॉम्पिटिशन, ठीक है। जब आप सिलेबस और PYQs को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ये बताना, कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है और उसको कितना टाइम देना है। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद है, मैं एज एन एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी टेक्निकली, बट एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद है, और इसीलिए जब मैं ज्योग्राफी पढ़ती हूँ तो मैं कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को, ज़्यादा सिलेबस को कवर कर पाती हूँ। और ज्योग्राफी का वेटेज कितना है, अराउंड 25%, 25 से 30%, ठीक है, प्री का बता रही हूँ। ये टॉपिक जो मैं कम टाइम में ज़्यादा कर सकती हूँ, मुझे वेटेज उस हिसाब से देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 25 से 30% अगर मेरे को ज्योग्राफी का वेटेज है, तो मैं इसको लगभग 10 डेज में ही कवर कर पाती हूँ, है ना। मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम 100 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं। 100 घंटे में मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, तो मेरे पास टाइम बच गया, तो वेटेज के हिसाब से मैंने टाइम दिया ही नहीं। एग्जैक्टली डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कैसा है। आई वुड स्टिल से कि जो आपको सब्जेक्ट्स पसंद हैं, जो जल्दी समझ में आते हैं, जो जल्दी याद होते हैं, उनको थोड़ा पहले कवर करो, ठीक है। क्यों? ताकि उनको बार बार रिवाइज करने के लिए आपको मौका मिलता रहे, और जब आप रिवाइज करते हैं ना, तो आपको क्या लगता है, अरे ये तो मेरे को टॉपिक आता है, आपको इंस्टेंट डोपामिन शूट मिलता है। क्या मिलता है? साइंस में पढ़ा होगा ना, डोपामिन इज हैप्पी हार्मोन, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में डोपामिन को क्या बोलते हैं? हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। आपको ये शूट मिलता है, आपको इसका हिट मिलता है, इसका हिट मिलता है ना, तो फिर अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, और ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आप फिर से वापस इन्विगरेटेड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये डोपामिन हिट पाने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। आपको जनरली टीचर्स बोलेंगे कि जो कम आता है ना, उसको पहले कर लो, सो दैट आपको बार बार टाइम मिले उसको जब उसको रिवाइज करोगे ना, जो आपको कम आता है, उसको बहुत मुश्किल से आपने याद किया था, समझा था, और बार बार उसको रिवाइज करना पड़ रहा है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी वही थ्योरी फॉलो करी थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो आपको एक्चुअली डाउन ले आता है। अरे यार, मुझे आज फिर राजस्थान हिस्ट्री रिवाइज करनी है, आई डोंट नो दैट। वो एक इंस्टेंट नेगेटिव शॉट हुआ करता था मेरे लिए। और जब मैंने ट्राई किया कि मैं इसका एग्जैक्टली उल्टा करूं, जो मैंने आपको पहले बताया, जो इजी सब्जेक्ट हैं, जो आपको पसंद हैं, जो आपने पहले कर लिए, उनको अगर अपन पहले लर्न कर लेते हैं और बीच बीच में उनको रिवाइज करते हैं ना, तो वो डोपामिन हिट बहुत अच्छा मोटिवेशन का सोर्स होता है। और तभी मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, ठीक है। तो आपको अपने सब्जेक्ट और टॉपिक्स के वेटेज के अनुसार पढ़ना है, यस, लेकिन टाइम देना है आपके खुद के जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट को लेके, जो आपका कोर्स को कवर करने का तरीका है, जो लर्निंग है, उसके हिसाब से टाइम देना है, ठीक है। वेटेज इंपॉर्टेंट है जानना, लेकिन टाइम आपकी खुद के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। सेकंड, ये बहुत मुश्किल है। रूटीन तो हो जाता है, और हो जाता है, मतलब आपको शुरू के 8-10 दिन, 15 दिन आपको जोर आएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी रूटीन सेट हो जाता है। ईमानदारी से पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। आज मेरे कज़न की शादी है, सब लोग गए हुए हैं फंक्शन में, और मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव थॉट, और इसको डील करने के, ये इस ऑनेस्टी के ऊपर हिट करता है ना। आज मेरे भाई का बर्थडे है ना। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मेरे पेरेंट्स और मेरे कज़न्स जो भी हैं, सिबलिंग्स जो हैं, वो बाहर घूमने गए हुए हैं, और मैं नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि मुझे तो पढ़ाई करनी है,
राइट। ये अच्छा मौसम साल भर आता है, और ये अच्छा मौसम उस दिन ज़रूर होता है चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो समर्स में, लेकिन ये तब भी अच्छा मौसम लगता है जब आप कोई ऐसी टॉपिक पे होते हो जो टाइम ले रहा है, किसी भी कारण से टाइम ले रहा है, बस आपका टाइम ले रहा है, लगता है। ये ऑनेस्ट रूटीन दिल पे पत्थर रख के, कठोर बन के आपको एक ऑनेस्ट रूटीन फॉलो करना है। इस रूटीन में कम से कम नहीं तो 6 से 8 घंटे आपको रोज़ पढ़ना है, और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आपको कोई भी बोलेगा कि नहीं नहीं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सही है, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, लेकिन आरपीएससी की एक एक्स्ट्रा डिमांड होती है, आपको फैक्ट्स भी आने चाहिए, और फैक्ट्स को लर्न करना पड़ता है, कई कई बार तो बैठ के रटना पड़ता है, और उस काम में टाइम लगता है। टाइम आपको अपना इतना निकालना पड़ेगा। वीकेंड्स पे जब आप आउटिंग वगैरह कर रहे हैं थोड़ा क्रंच हो जाएगा, वीकडेज पे उसको बढ़ा लो, या फिर आपको लगता है कि आप जैसे जॉब कर रहे हैं, स्कूल में है, कॉलेज में है, जहाँ पे भी हैं, वीकडेज में आप कम कर पाते हैं तो वीकेंड्स में बढ़ा लो। आज बस मेरा मूड ही नहीं है, आज मैंने सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो अब आपका गैप हो गया ना इसी 3 से 4 घंटों का, इसको वीक भर में कवर कर लो, है ना। किसी दिन आप 10 घंटे भी पढ़ पाओगे, किसी दिन 9 घंटे भी पढ़ पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है बहुत एक्स्ट्रा मोटिवेशन आया हुआ होता है, ठीक है ना, किसी कोई मोटिवेटिंग वीडियो देख ली, या फिर किसी ऑफिसर से मिलना हो गया, किसी भी कारण से आपके फैमिली में कोई होगा तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन होता है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा जोश में पढ़ाई करते हैं। इन आवर्स को जो आपने अपने टाइम टेबल में या फिर वीक टेबल में आपने सेट किया है वो आपके ज़रूर कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन पढ़ाई में। यूँ नहीं कि बस किताब के ऊपर बैठे हैं दिखाने के लिए कि मैं बैठा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, किससे झूठ बोल रहा हूँ, है ना। मैं ये ऑनेस्ट रूटीन फॉलो नहीं कर पाई थी फॉर द सिंपल रीज़न कि मैं अपनी फैमिली में लगभग सबसे छोटी थी, तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो किसी न किसी की शादी हो रही थी, कोई ना कोई एनिवर्सरी मना रहा था, कोई ना कोई कहीं ट्रिप पे जा रहा था, तो फिर मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती थी, और ये मैं घंटे पूरे करती थी, मतलब ठीक है कभी कभी नहीं भी हो पाता जैसे मैंने आपको बताया अभी, लेकिन मेरी ऑनेस्टी बहुत जल्दी छिन जाती थी, ठीक है। तो ये अगर आपको लग रहा है कि डिस्टर्बेंस हो रहा है तो अपना कमरा अलग कर लो जाके और पढ़ने लग जाओ, ठीक है। ये ऑनेस्टी ज़रूरी है। रूटीन इट्स स्टिल अ पॉसिबिलिटी टू फॉलो, ऑनेस्टी दैट्स वेयर द गेम एक्चुअली लाइज, है ना। अगर आप खुद से चोरी कर लोगे ना, खुद ही अपने टॉपिक से चोरी कर लोगे ना, तो गड़बड़ हो चुकी है। देन यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बैठो, मेडिटेट करो, योगा करो, डू एनीथिंग यू वांट टू डू, बट डू दिस, ठीक है। रूटीन के बाद में मैं बताऊं, इन दोनों वर्ड्स को मैंने एक साथ इसलिए, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ हेल्थ यूज़ कर लूँ, बताओ यहीं पे ऐड कर देती हूँ, हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खाना पीना ठीक से करो, है ना, अपनी वेलबींग का, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, और जब आप हेल्दी होगे तो आप पॉजिटिव माइंडसेट होगा, मोटिवेटेड रहोगे। कभी बीमार पड़ रहे हैं, कभी जुकाम लग रही है, कभी ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही ब्रेक नहीं आता है, ये आपके मेंटल ब्रेक में भी बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न क्रिएट हो जाते हैं। क्यों, मैं बताती हूँ। तबीयत ख़राब होती है, पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ ढंग से खाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट करने का भी मन नहीं करता। वो जो एक डिप्रेसिव टाइम आता है ना, वो आपके इतने दिन खा जाएगा, घंटे नहीं दिन, कई कई बार तो हफ्ते, वो इतना टाइम खा जाते हैं कि आप फिर कवर नहीं कर पाओगे। लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, आपको अपना सिलेबस कवर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस के साथ में ही करंट अफेयर्स चल रहा है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना होता, ठीक है। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो साथ में ही आपको करने हैं। जब आपका ये टाइम ख़राब होगा ना, ये अनहेल्दी एक्टिविटीज़ वाला, कभी बीमार पड़ रहे हैं, जुकाम बुखार हो रही है, कभी टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, और आजकल जैसे मानसून चल रहा है तो ये आपके चिकनगुनिया वगैरह, मलेरिया वगैरह, ये सब बहुत रन करेंगे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज इफ़ यू आर हेल्दी यू विल बी एबल टू फॉलो एन ऑनेस्ट रूटीन, एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग एन ऑनेस्ट रूटीन यू विल बी एबल टू कीप इट सिंपल। अपनी पढ़ाई को सिंपल रखो, ठीक है। 4 सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बुक लिस्ट वाला वीडियो किया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़नी है। हर सब्जेक्ट की मैक्सिमम एक बुक पढ़नी है, मैक्सिमम एक। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बिना बुक के भी चल जाएंगे, जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं उनके हिसाब से भी चल जाएंगे, ठीक है। अपना रूटीन ईजी रखो, सिंपल रखो, लेकिन हेल्दी रखो, और जब ये सब होगा ना तो फिर आपकी पढ़ाई में एक अच्छा रिजल्ट आएगा, आप एफिशिएंटली उस पढ़ाई को कर पाओगे, और ये तब पॉसिबल है जब आप अपने नोट्स क्रिएट करोगे, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने नोट्स बनाओगे। ये नोट्स तभी बना पाओगे जब आप एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट के साथ में बैठोगे। पॉजिटिव मेंटल स्टेट तभी मैनेज होगी जब आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो करोगे, ठीक है। ये टोटल साइकिल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये पांचों चीज़ों की साइकिल एक साथ चलनी चाहिए। सिंपल सा काम करो, मैं एक सोल्यूशन देती हूँ, बहुत ही सिंपल सा काम करना है आपको, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपकी जो टेबल है जिसके ऊपर आप बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड प्लीज़ ट्राई टू सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर वाइल यू आर स्टडिंग। अगर बेड पे पड़े हो के ऐसे करके पढ़ रहे हो ना, तो लेटे हुए हैं आधे और बुक ऊपर ली हुई है, तो खुद को नहीं पता चलेगा कब कब नींद आ गई, और फिर वो घंटे ना नींद में निकल जाएंगे। रात हो चाहे दिन हो, डजेंट मैटर।
ठीक है, कोशिश करो, या फिर अगर अपने घर पे जैसे चौकी होती है ना, चौकी के ऊपर बैठ के चाहे पढ़ाई करो, लेकिन बैठ के पढ़ाई करो। कंसंट्रेशन तभी होगा जब आप यूं करके देखोगे या फिर यूं करके देखोगे, ठीक है ना। यूं करके पढ़ाई नहीं होती है, वो टाइम पास होता है। और अगर आप टाइम पास करो तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। ओके, सिंपल सा काम करो, जिस टेबल पे बैठ के या जहाँ पे बैठ के आप पढ़ रहे हो ना, उसके ऊपर आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक आपकी नोटबुक जिसमें जिसमें आप एक्चुअली नोट्स बना रहे हो। स्टेशनरी चाहिए, वो स्टेशनरी, मेन स्टेशनरी हर चीज़ की एक नोटबुक होगी आपकी, ठीक है ना। एक मोटा रजिस्टर ले लिया और मैडम मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है। मैं करती थी और मेरे नोट्स बहुत एफिशिएंट होते थे। मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगी, मैं पर्सनल नोट्स की भी एग्जांपल आपके ला के दिखाऊंगी यहाँ पे फोटोग्राफ्स में। आपको नोट्स बनाने हैं, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो लूज पेपर्स, जो A4 साइज पेपर्स आते हैं ना, उसका थिक एक स्टैक लेकर आ जाओ, ठीक है ना। शायद 300 पेजेस का आता है, वो इनफ रहेगा। करंट अफेयर्स का नहीं बता रही मैं, सब्जेक्ट्स का बता रही हूँ, ठीक है। क्या करो कि आपके पेजेस हैं, यहाँ लिखो हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के नोट्स बनाओ। हिस्ट्री के नोट्स आपके 15 से 25 पेजेस आपके कंप्लीट हो गए। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 15 से 25 में आपकी पूरी हिस्ट्री हो गई, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इन हिस्ट्री के पेजेस को स्टेपल करो, फाइल में लगाओ और अलग सेट कर दो। ये आपके रिविजन में एज इट इज़ हिस्ट्री के नाम से काम आ जाएंगे। और मैं ऐसे ही करती थी, और इसीलिए मेरा रिवीजन बहुत कम टाइम लेता था। जनरली टीचर्स आपको रिवीजन के लिए बोलेंगे कि 1 से 1.5 महीना आपको रिवीजन के लिए चाहिए। मैं अगर मेरे हिसाब से नोट्स बनाओ, अगर मैं बताती हूँ वैसे करते हो, तो किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको 3 to 5 डेज मोर देन इनफ है। जो फाइनल रिवीजन होता है ना, 3 से 5 दिन का मोर देन इनफ है, उसमें और रिक्वायरमेंट नहीं है फिर। 2 मिनट्स, ठीक है, ये समझ में आया? गुड। तो आपकी नोटबुक होनी चाहिए, या नोटबुक्स होनी चाहिए, या पेपर्स होने चाहिए, लूज पेपर्स होने चाहिए। दूसरी चीज, जो आपकी रेफरेंस बुक है, जो आपकी रेफरेंस बुक होगी ना, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, किसी ना किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, कोई स्टडी मटेरियल है, चाहे कोचिंग का हो, चाहे अपने क्लास में टीचर के बोलते हुए जो नोट्स बनाए हैं वो हैं, कुछ भी हैं, वो रेफरेंस बुक आपके साथ में होनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। हर वक्त आपकी दोस्ती उसी से होनी चाहिए जब तक वो सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है ना। बाद में डिस्कार्ड नहीं करना है, साइड में रखना है, लेकिन ये रेफरेंस बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा, आपको लगेगा कि मैम मजाक कर रही हैं, मैम जोक कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, जी नहीं, बिल्कुल जो मैं नेक्स्ट बोलने वाली हूँ बिल्कुल मजाक नहीं है, मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। आपको चाहिए एक मोटिवेटिंग टूल। मैं अपने मॉम डैड की फ़ोटो रखती थी। सपना तो मेरा ही था, लेकिन मैं उनकी फ़ोटो रखती थी, बिकॉज दे वर द वंस हु वर एक्चुअली सपोर्टिंग मी ब्लाइंडली। तुझे बेटा जो पढ़ाई करनी है कर, तुझे जो करना है वो कर। और उनकी एक फ़ोटोग्राफ मेरे लिए इतना भयंकर मोटिवेशन का एक शूट होता था कि मैं वापस पढ़ने बैठ जाती थी। मुझे सिर्फ एक झलक चाहिए होती थी उनकी फ़ोटो की। आपका जो भी मोटिवेशन का टूल है, आपके घर पे कोई हैं, आरएएस ऑफिसर हैं या आईएएस ऑफिसर हैं, वो आपका मोटिवेशन है ना, उनकी रेफरेंस की कोई भी चीज़ आपके सामने होनी चाहिए, वही मोटिवेशन दिलाएगा, ठीक है। मेरे कज़न हैं, ही इज़ इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, और वो रखते थे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी की फ़ोटो, ठीक है ना। जो उनका शीलम परम भूषणम, जो उनका वो है ना मोटो, वो जो दीवार के ऊपर लिखा हुआ है बाहर LBSNA में, उसकी फ़ोटो रखते थे। एंड ही डिड इट, ठीक है। और मोटिवेशन का जो टूल है ना, वो उस डोपामिन शूट के लिए, उस एक होता है ना कि ब्रेन ब्लास्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको पढ़ाई के लिए वापस किताब के सामने बिठा देगा, ठीक है। ये काम मैंने बहुत बहुत बाद में आके करे, और मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपसे एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको अगर पता होता है ना कि मैं कहाँ लैग कर जाऊँगा, क्या चॉइसेस मैं करूँगा या करूँगी कि मुझसे गलती होने के चांसेस हैं, कौन से ऐसी गलतियाँ हैं जो वो स्टूडेंट्स कर देते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो यही हैं। मैं सोल्यूशन भी लेकर आऊँगी आपके साथ में कि किस तरह से आपको इन प्रॉब्लम्स को डील करना है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, मैं पहले ही बता दूँ। माइंडसेट रेडी होना चाहिए, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, स्टडी मटेरियल कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस और PYQs का ध्यान रखना, और फिर पढ़ाई शुरू करना, ठीक है।